मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 10th स्टैंडर्ड का जो थर्ड चैप्टर है गिल्लू, उस गिल्लू कहानी के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। गिल्लू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिल्लू? गिल्लू एक नाम है। किसका नाम है? एक इस कहानी में एक स्क्विरल, जिसको इधर गिल्लू बोल के बुलाया गया है। लेखक मतलब महादेवी वर्मा जी ने उस स्क्विरल को गिल्लू बोल के बुलाती थी, इसीलिए कहानी के नाम भी है गिल्लू। तो नाम सुन के हमको पता चल रहा है कि इधर जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कहानी एक स्क्विरल को लेके है। अर्थात एक स्क्विरल को लेके महादेवी वर्मा के घर में एक स्क्विरल थी। वो स्क्विरल के बारे में महादेवी वर्मा जी उसके जो सोच विचार थे उसके बारे में हम लोग को बताया है इस कहानी के अंदर से। तो आइए हम सब एक साथ पढ़ते हैं कहानी गिल्लू। तो गिल्लू के राइटर कौन है? गिल्लू के लेखक है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी एक बहुत बड़ा लेखिका है, जो लेखिका बहुत सारे किताब लिखे थे। उसके अंदर से बहुत बड़ा बड़ा कविता था, बहुत बड़ा बड़ा स्टोरी था, जिसको लेके हम लोग बाद में उसका लेके पिक्चर भी हुआ था। तो इस कहानी का क्या आशय है? हम लोग क्यों ये कहानी पढ़ेंगे? ये कहानी पढ़ने के बाद हम लोग को क्या सीख में आएगा? हम लोग क्या सीखेंगे? इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। स्नेह भाव मतलब हम जिसको प्यार करते हैं, जैसे हम अपने भाई को प्यार करते हैं, अपने बहन से प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड से प्यार करते हैं, इसी जो प्यार होते हैं इस प्यार को स्नेह बोलते हैं। और प्राणी दया, प्राणी मतलब एनिमल्स, हम लोग सब, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते हम सबको प्राणी से, अर्थात दूसरे जो प्राणी होता है, मनुष्य भी हो सकता है, कुछ पशु पक्षी भी हो सकता है, हमको सभी के साथ प्यार करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। तो इसी प्राणी दया मतलब जो एनिमल्स होता है, मनुष्य होता है, उसके लिए जो प्यार करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग का जो दया होना चाहिए, इसी के बारे में लेखक ने इस कहानी में बताया है। और क्या बताया है? और बताया है पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। मतलब महादेवी वर्मा जी ने एक स्क्विरल को अपने घर में रखी थी। उस स्क्विरल को अपने छोटे बच्चे जैसा, अपने बेटा जैसा प्यार करती थी। और वो स्क्विरल को लेके एवरी डे शी इज वॉचिंग हिज एक्टिविटी। वो क्या करती थी, क्या स्क्विरल क्या खाना खाता है, वो क्या करता है, कहाँ घूमने जाता है। जैसे घर में एक छोटा बच्चा रहने से हम लोग उसको देखते हैं ना, एवरी डे हाउ ही इज गोइंग ऑन, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है। वैसे ही महादेवी वर्मा जी के घर में एक छोटा सा स्क्विरल था। उस स्क्विरल को, स्क्विरल मतलब गिलहरी होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्विरल बोलते हैं, वो एक स्क्विरल था। उसको महादेवी वर्मा जी अपने घर में रखे थे। लाइक पेट था, वो स्क्विरल महादेवी वर्मा जी के पेट थे, और वो एक छोटे बच्चे के जैसा उसके देखभाल करते थे। तो आइए हम लोग अभी पढ़ते हैं वो स्क्विरल कहाँ से मिला, वो कैसे उसको देखभाल करते थे, वो स्क्विरल दिन भर क्या करता था, इसका पूरा लेके आज का ये कहानी है। तो आइए ये कहानी में एक एक लाइन करके पढ़ूंगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदा में आकर मैंने देखा दो कौए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। क्या इसका मीनिंग क्या है? अचानक एक दिन, अचानक में ना वन डे, महादेवी वर्मा जी सवेरे सवेरे मतलब मॉर्निंग को नींद के उठने से बाद अपने घर के जो बरामदा होता है, बरामदा मतलब बालकनी, जो बालकनी होता है, वो बालकनी में आकर खड़ा हुआ। तो उसको नीचे में देखा जे कुछ कौआ मीन्स क्रो, कुछ कौए एक गमले के चारों ओर, गमले मतलब जो पॉट होता है, जो मिट्टी का पॉट होता है, जिसके ऊपर हम लोग पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं और छोटा छोटा ट्री लगाते हैं, उसको गमले बोलते हैं। तो कुछ कौआ उस गमले के चारों ओर अपने चोंच से, चोंच मतलब जो ब्रिक होता है, उस चोंच से छुआछुआवल खेल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द छुआछुआवल? छुआछुआवल मीन हम लोग जब खेलते हैं ना, सब एक साथ दौड़ते हैं और इसको टच करने से वो आउट हो जाता है, फिर वो उसको जब टच करते हैं वो आउट हो जाता है। इसको छुआछुआवल खेल बोलता है। मतलब जो आउट होगा, वो आउट होने वाला व्यक्ति जाके जिसको छुएगा फिर से वो भी आउट हो जाएगा। तो ऐसा ही खेल खेल रहा था। ये काकभूषण भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित।
अंदर ठीक से सुनिए इसका जो मीनिंग है। काकभुसुंडी मतलब, काक मतलब जो हम लोग हिंदी में कौवा बोलते हैं, कौवे को अच्छे लैंग्वेज में काक बोलते हैं। काकभुसुंडी, काकभुसुंडी का मतलब हमारे हिंदू शास्त्र में माना जाता है कि आदमी जब मर जाता है, आदमी का जब मृत्यु हो जाता है, तो वो आदमी अपने घर वालों के साथ जितने दिन तक उसका पूजा नहीं होता है, वो आदमी अपने घर वालों के साथ साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? काक के रूप में आते हैं, मतलब कौवा बन के आते हैं। तो आपको पता है घर में जब कोई मर जाता है, अगर किसी का डेथ हो जाता है, तो हम लोग पूजा होने के अगले दिन तक हम लोग एवरीडे वी गिव कुछ खाना रखते हैं उसके लिए, ऊपर जाके खाना रख के आते हैं, या घर के सामने जो लैंड होता है उधर जाके खाना रख के आते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, वी आर थिंकिंग लाइक दैट, जो व्यक्ति मर गया है वो कौवा बन के आके वो खाना खाएगा। और हम लोग ईगरली वी आर वेटिंग, हम लोग वेट करते हैं वो कौवा कब आएगा, कब ये खाना खाएगा। तो इसीलिए इधर लेखक ने बोला है कभी कभी इस पक्षी को हम लोग आदर करते हैं, कभी कभी अनादर भी करते हैं। कब आदर कब करते हैं? जब हम लोग घर, अभी मैंने बोला जब कोई मर जाता है तो हम लोग वेट करते हैं जो वो फिर काक के रूप में आके खाना खाएगा, तो इसीलिए वी आर गिव सम फूड आउटसाइड। और हम लोग सोचते हैं जो व्यक्ति मर गया वो फिर आके इसको ये खाना उस कौवे के रूप में आके खाएगा। तो उसी टाइम हम लोग कौवा से प्यार करते हैं, सम्मानित करते हैं। लेकिन जब लोग हम शाम के टाइम या दोपहर को जब सोते हैं, उसके टाइम अगर घर के बाहर आके कोई कौवा काऊ काऊ करके चिल्लाता रहता है, तो वी आर फीलिंग वेरी डिस्गस्टिंग, बहुत गुस्सा होते हैं हम लोगों को। इसका कुछ काम नहीं है क्या, जैसे ऐसे ही चिल्लाता रहता है? क्योंकि कौवा का जो साउंड होता है वो सुनने में बहुत गंदा होता है, साउंड इज नॉट गुड, और कौवा देखने भी बहुत गंदा होता है। तो जब हम लोग को जरूरत होता है तब हम लोग ये कौवा को सम्मानित करते हैं, और जब जरूरत नहीं होता है तो ये कौवा को हम घर से बाहर कर देते हैं। तो इसी के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है, हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के ना हांस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। जैसे मैंने बोला जो आदमी मर जाता है, ऐसे भी तो हो सकता है, हम लोग तो ऐसे भी सोच सकते हैं जो आदमी मर जाता है वो मयूर बन के हमारे घर में आते हैं। मयूर मतलब पीकॉक बन के आता है, खाना खा के जाते हैं। हम लोग नहीं सोचते, हम लोग क्या सोचते हैं? ओनली द क्रो इज दिस काइंड ऑफ बर्ड जिसके अंदर हमारे जो व्यक्ति मर गया है उसके कौवे के अंदर वो व्यक्ति हमारे घर में आते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं। इट इज अवर थिंकिंग। ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग जो हिंदू धर्म वाले होता है, तो हिंदू धर्म के वी ऑल आर इंडियन, तो हम लोग इंडियन का यही सोच होता है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए, पितर पक्ष मतलब जिसका मृत्यु हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। हम लोग कैसे सोचते हैं ना, जो ऊपर स्वर्गवास हो गया है, ऊपर चला गया है। तो जो व्यक्ति मर जाता है, उसके मर जाने के बाद अगर वो हमसे कुछ खाना चाहता है या हमारे पास से उसको कुछ लेना होता है, तो हम लोग सोचते हैं शायद वो कौवा बन के हमारे घर में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कक्रोश स्वर में ही देना पड़ता है। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन घर में अगर कोई दादी माँ या बूढ़े आदमी बुजुर्ग रहता है, तो पता है आप लोग सुने में या नहीं, जे कभी कभी होता है ना घर के बाहर कौवा बहुत जोर शोर से चीखता रहता है, कंटिन्यूअसली दिस कौवा इज शाउटिंग। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई घर में कोई गेस्ट आने वाला है। कैसे पता चलता है? हम लोग सोचते हैं वो कौवा हमें ये संदेश दे रहा है कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है। दिस ऑल आर रिचुअल्स, वी आर थिंकिंग लाइक दैट। आई डोंट नो इट इज ट्रू और फॉल्स, अब मुझे ये पता नहीं ये सच है या सही है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं, लेखक भी यही सोचते हैं, इसीलिए लेखक भी इधर यही लिखा है। दूसरी ओर हम कौवे और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना मतलब हम लोग को बहुत इरिटेट करता है। कौवा जब काऊ काऊ करके चिल्लाते रहते हैं तो वी आर फीलिंग वेरी इरिटेशन, हम लोग को बहुत इरिटेटिंग होता है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं। क्यों? हम लोग उसको भगा भी देते हैं, भाग 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 करके भगा देते हैं, क्योंकि हम लोग को कौवा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, उसका साउंड सुनने में भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए हम लोग उसको भगा देते हैं।
मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। तो लेखक जब बालकनी में खड़ा थी और वो जब नीचे देख रही थी जे गमले के चारों ओर कुछ कौवा अपने चोंच से छुआ छुई खेल रहे, तो दैट टाइम शी इज थिंकिंग दिस ऑल थिंग। ये कौवा को लेके हम लोग ये सोचते हैं, कौवा के लेके हम ये सोचते हैं, वो ये सब उधर खड़े होकर सोच रही थी। अचानक उसके सोचने के अंदर छेद पड़ गया, मतलब उसका जो सोचने का काम था वो बीच में रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। पहले लेखक जब ऊपर से देख रही थी उसे लग रही थी कि एक गमले मतलब एक मिट्टी का जो पॉट होता है, क्ले पॉट होता है जिसके अंदर हम लोग पेड़ पौधे रखते हैं, उस पेड़ पौधे के चारों तरफ कुछ कौवे अपने चोंच से अपने ब्रिक से छुआछुई खेल रहा था। नॉर्मली ऊपर से ही उसको दिखाई मिला था। ये देखने के बाद लेखिका इतना कुछ सोच रही थी। अचानक उसके सोच के अंदर एक छेद पड़ गया। क्या छेद पड़ा? अचानक लेखिका को दिखाई मिली कि नहीं, सिर्फ कौवा ही नहीं खेल रही है, उसके पीछे मतलब You just imagine it is the wall और वॉल के सामने एक गमला रखा हुआ है। तो गमले और वॉल के पीछे में जो स्पेस होता है, ओके, दिस इज द वॉल के सामने एक गमला रखा हुआ है, मतलब एक क्ले पॉट रखा हुआ है, और ये गमले और क्ले पॉट के बीच में जो छोटा सा स्पेस होता है ना, उस स्पेस के अंदर शायद कोई छोटा सा एक जीव उधर गिरा हुआ है और ये कौवा लोग उसी को खाने के चेष्टा कर रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो लेखिका को जब ऊपर से दिखाई मिला कि उसके नीचे मतलब गमले के पीछे और गमले और दीवार के संधि मतलब जो बीच का जो स्पेस होता है, जो वो मिला के जो बीच का जो स्पेस होता है, उधर एक छोटा सा जीव उधर गिरा हुआ है। तो वो देखने के बाद वो नीचे आया, आके उसको दिखाई मिला कि उसके पीछे गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, गिलहरी मीन स्क्विरल, गिलहरी के एक छोटे से बच्चा उधर गिरा हुआ है। शायद वो गिलहरी का बच्चा ऊपर का कोई घोंसले से गिर गया। घोंसले मतलब जो नेस्ट होता है, गिलहरी लोग अपने बच्चे नेस्ट के अंदर रखते हैं। छोटा सा बच्चा है, शायद ऊपर से वो नेस्ट से नीचे गिर गया और गिरने के बाद कौवे लोग को उसको दिखाई मिला और आफ्टर वो देखने के बाद कौवे लोग उसको सुलभ आहार मतलब इजीली अवेलेबल, ये खाना जो आपके सामने जो इजीली मिल जाता है उसी को सुलभ बोलते हैं, सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब उसको लग रहा कौवे लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा खाना है, चलो एक साथ मिलके खाएंगे। That's why they are playing with the गिलहरी। They are not playing, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग खाना खाने की कोशिश कर रहे थे। गिलहरी पीछे पड़ गया था, दैट्स वाई उसको वो लोग इजीली नहीं पा रहे थे, उसको लेने के लिए ये सब कोशिश कर रहे थे। तो चोचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वो निश्चिष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। बच्चा बहुत छोटा था, गिलहरी का बच्चा बहुत छोटा था और कौवे के चोंच बहुत, वो जो ब्रिक होता है वो बहुत शार्प होता है, तो अगर उस ब्रिक से बच्चे को 2 बार भी ऐसे ठुकरा देगा तो वो बच्चे शायद मर भी जा सकते। तो वो बच्चे का हालत भी बहुत खराब हो गया था और इसी के लिए वो गिलहरी के बच्चे वो गमले के पीछे ऐसे ही चुप से बैठा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो लेखिका के घर में और जो आदमी थे वो सब बोला कि कौवे ने उस बच्चे को चोंच से, ब्रिक से उस बच्चे को ठुकरा दिया है, उसके अंदर से खून निकल गया है, ये बच्चा और नहीं जिंदा रह सकता है, ये मर ही जाएगा, तो इसको इधर ही छोड़ दो। लेकिन मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सब कोई लेखिका को मना कर रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको कौवे ने चोंच से डांट दिया है, इसको मत लेके जाओ और खून भी बाहर आ गया, ये मर जाएगा। लेकिन लेखिका को ये बात अच्छा नहीं लगा, उसको मन में बहुत कष्ट हुआ, छोटा सा बच्चा है, खून भी निकल गया, तो वो किसी के बात नहीं मानी, वो बच्चों को धीरे से अपने गोद में लिया, लेने के बाद अपने कमरे में आ गया, मतलब उसके जो रूम में आ गया। आफ्टर कमिंग द रूम, रुई मतलब जो कॉटन बॉल होता है, वो रुई से वो जो ब्लड निकल रहा था, ब्लड को रुई से क्लीन किया। रुई मतलब कॉटन और ब्लड, खून मतलब ब्लड, तो वो जो ब्लड निकल रहा था उस ब्लड को रुई कॉटन बॉल से अच्छा से क्लीन किया।
क्लीन करने के बाद एक तरह का मरहम आता है। मरहम मतलब जो ऑइंटमेंट होता है, वी आर अप्लाइंग द ऑइंटमेंट ना, जब कट जाता है, कब हम लोग का हाथ पैर जल जाता है तो वी आर अप्लाइंग सम ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट को ही हिंदी में मरहम बोलते हैं। तो वो मरहम लगाया, कैसा मरहम? पेनिसिलिन का मरहम लगा, वो मरहम का नाम था पेनिसिलिन। तो लेखिका ने क्या किया, लेखिका ने उस उधर से गिलहरी के बच्चे को उठाया, उठाने के बाद अपने कमरे में लेके आया, ले आने के बाद रुई से मतलब कॉटन से उस ब्लड को क्लीन किया। आफ्टर दैट शी इज अप्लाइंग द पेनिसिलिन मरहम। ओके, कोई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। वो बच्चा बहुत ही घायल हो गया था क्योंकि बच्चा बहुत छोटा सा था, स्क्विरल का बच्चा बहुत छोटा था और उसके ऊपर बहुत सारे कौवे एक साथ अटैक किया था। अटैक करने के बाद उसका जो शार्प ब्रिक था, वो ब्रिक से उसको ऐसे ऐसे करके मार रहा था। तो बच्चे के पूरा बॉडी से थोड़ा थोड़ा करके खून निकल आ गया था। तो बच्चे का हालत बहुत खराब था, लेकिन उसके बाद भी लेखिका उसको प्यार से अपने घर में लेके आया। उसको वो रुई अपने जो ब्लड निकल रहा था वो ब्लड रुई से क्लीन किया। आफ्टर क्लीनिंग द ब्लड शी इज अप्लाइंग द पेनिसिलिन मरहम, और उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली शी इज वॉचिंग, वो बच्चे को कंटिन्यूअसली देख रहा था कैसे उसको थोड़ा आराम दिया जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत घायल हो गया था। तो कंटिन्यूअसली देखते देखते बहुत तरह के अप्लाई करते करते आप कोई घंटे के मतलब 2-3-4 घंटे बाद उसके मुंह के अंदर एक बूंद पानी टपकाया जा सका। मतलब थोड़े धीरे धीरे वो सुस्त हो रहा था। पहले वो बहुत ही घायल था, तब उसको कुछ भी खिलाया नहीं सका, लेकिन जब थोड़ा सा सुस्त हुआ 3-4 घंटे के बाद, तब उसके मुंह के अंदर एक बूंद पानी, एक बूंद मतलब 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी उसके मुंह के अंदर दिया गया। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। कंटिन्यूअसली 2 डेज, ओके, जब से लेखिका गिलहरी को लेके घर में आया उस तब से लेके नेक्स्ट डे तक कंटिन्यूअसली 2 डेज गिलहरी को वो देखभाल करते रहा, उसको ट्रीटमेंट करता रहा। आफ्टर दैट 3 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज 3 दिन के दिन वो गिलहरी थोड़ा सा ठीक हुआ, और इतना ठीक हो गया, वो पूरा सुस्त हो गया, और इतना सुस्त हो गया कि लेखिका की जो उंगली था, वो उंगली मींस फिंगर, उंगली उसके छोटे छोटे हाथ के पंजे, इफ यू सॉ द गिलहरी और स्क्विरल, यू सॉ देयर हैंड इज वेरी स्मॉल। हाँ, तो वो जो छोटा छोटा हाथ होता है, उस हाथ के अंदर लेखिका को उंगली को पकड़कर वो बच्चा खेल रहा था। बच्चे मतलब वो जो गिलहरी के बच्चे हैं, गिलहरी के बच्चे खेल रहे थे, और नील कंचे के मोती जैसी आंखों से, उसका आईज कैसा था? ब्लू। कंचे मोती मतलब जो हम लोग यू सॉ द मार्बल, जो ग्लास का मार्बल होता है, वी आर प्लेइंग विथ मार्बल, तो वैसे ही जो ब्लू कलर का मार्बल होता है, तो उसका गिलहरी का आईज भी देखने में वैसा था। मार्बल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, गिलहरी का आंख छोटा छोटा था, लेकिन वो आंख पूरा ब्लू कलर का था और देखने में एकदम कांच के मार्बल के जैसा लग रहा था। लेकर इधर उधर देखने लगा, वो बहुत खुश होके वो हाथ पकड़कर इधर उधर देख के लेखिका के हाथ उंगली पकड़कर खेलता रहा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगा। गिलहरी, जब लेखिका ने गिलहरी को उठा के घर में लेके आई थी, तब गिलहरी बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, इतना छोटा था कि उसके बॉडी के ऊपर जो फार आता है, इफ यू सॉ द स्क्विरल, यू सॉ द स्क्विरल फुल बॉडी वाज कवर्ड विद द फार। तो जब गिलहरी का बच्चा छोटा होता है, तब उसके बॉडी में फार नहीं होता है, ओनली स्किन आता है। स्किन के ऊपर फार आने में 3-4 महीना टाइम लग जाता है। तो 3-4 महीने तक गिलहरी लेखिका के घर में ही थी, और लेखिका कंटिन्यूअसली उसको वॉच करती थी। तो लेखिका ने वॉच किया। आफ्टर 3-4 मंथ उसके पूरा बॉडी, उसका जो फुल बॉडी है, वो बॉडी पूरा स्किन के ऊपर छोटा छोटा स्निग्ध रोहे मतलब सॉफ्ट फर, जो फार बहुत सॉफ्ट होते हैं। झब्बेदार पूंछ मतलब जो टेल होते हैं ना, झब्बेदार मतलब फाड़ी, बहुत एकदम फाड़ी टेल हो गया। और चंचल चमकीली आंखें, चंचल मतलब नॉटी, चमकीली मीन्स ब्राइट, ओके, चंचल चमकीली मतलब नॉटी ब्राइट आईज।
सबको विस्मित करने लगी, मतलब एवरीवन वाज वेरी शॉक। 3-4 महीने पहले ये छोटा सा बच्चा शायद मर भी जाता था, लेकिन अभी देखो इसको देखने में कितना सुंदर हो गया। इसका बॉडी, पूरा बॉडी फार से कवर हो गया, अच्छा सा सुंदर झब्बेदार पूंछ आ गया, चंचल चमकीली आंख हो गया। तो दैट्स व्हाई एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड एवरीवन वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि 3-4 महीने पहले ये बच्चे का हालत ऐसा नहीं था। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो लेखी, हम लोग जब घर में कोई रहता है, एवरीवन हैव अ नेम। अगर हम लोग घर में कोई कुत्ता भी रखते हैं पेट के तरह, तो उसका नाम रखते हैं। अगर कोई बिल्ली रखते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो गिलहरी भी, लेखिका ने गिलहरी को प्यार से गिल्लू कहकर बुलाते थे, एंड दिस इज द नेम ऑफ द गिल्लू। तो ये स्टोरी पूरा गिल्लू को लेकर ही है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, क्योंकि गिलहरी लोग तो घर के अंदर हम लोग के साथ नहीं रहते हैं, उसको रहने के लिए एक अलग सा जगह चाहिए। जैसे वो लोग पेड़ के ऊपर रहते हैं, पेड़ के ऊपर पत्तियों के ऊपर रहते हैं। तो लेखिका के घर के अंदर तो पेड़ नहीं था, तो लेखिका ने क्या किया, फूल रखने के एक हल्की डालिया, हम लोग जो व्हेन वी आर कलेक्टिंग द फूल ऑन दिस, हम लोग जब बगीचे से फूल लेके एक जो क्या बोलते हैं उसको, बास्केट आता है ना, जो वुडन बास्केट आता है, उसके ऊपर रखते हैं। वैसे ही एक छोटा सा वुडन बास्केट लेके लेखिका ने उसको झूले जैसा उसके ऊपर रुई बिछाकर, रुई मतलब क्योंकि गिल्लू बहुत छोटा है, उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए उसको सॉफ्ट स्पेस में रखना चाहिए। तो रुई मतलब जो कॉटन होता है, कॉटन का बिस्तर लगाकर एक छोटा सा वुडन बास्केट के ऊपर एक कॉटन का बिस्तर लगाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उस बास्केट को एक तार से लपेटकर खिड़की, मतलब आपके घर का जो विंडो होता है, उसके ऊपर उसको हैंग कर दिया। जस्ट लुक लाइक अ झूला है, देखने में जैसे झूला जैसा लग रहा था। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। गिल्लू उधर 2 साल तक रहा। वर्ष मीन साल। गिल्लू उधर 2 साल तक रहा। 2 साल तक वही गिल्लू का घर था। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। तो वो जब वो उसी घर के अंदर रहता था। कौन सा घर? जो घर लेखिका ने बनाई थी, एक वुडन का बास्केट लेकर उसके अंदर एक कॉटन का बिस्तर लगाकर उसको एक तार से लपेटकर विंडो में उसको हैंग कर दिया था। तो 2 साल तक गिल्लू उधर ही रहा था। गिल्लू अपने खुशी से उसके अंदर रहते थे और खुद ही उसको स्विंग करके उसके अंदर झूलता रहता था। और झूलते झूलते उसके सुंदर ब्लू, मैंने अभी बोला जो उसका आंखें कैसा था, उसका आंखें था छोटा छोटा मार्बल जैसा, ब्लू कलर मार्बल जैसा उसका आंखें था। वो मार्बल लेके घर के अंदर और घर के बाहर वो बहुत सारा चीजें देखते रहते थे। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। बट गिल्लू जो काम करता था, गिल्लू वॉज वेरी वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था और जो काम करता था वो देखकर घर के जो और आदमी था बहुत चमक जाता था, बहुत आश्चर्य हो जाता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो लेखिका जब लिखने बैठती थी, क्योंकि लेखिका का काम होता है कहानी लिखना, पोएम लिखना, तो लेखिका जब अपने डेस्क के ऊपर लिखने के लिए बैठती तो गिल्लू एक छोटा सा बच्चा था। जैसे घर में छोटा बच्चा होने से छोटा बच्चे को क्या चाहिए, ऑलवेज दे वांट द अटेंशन। जैसे सब ऑल टाइम घर का आदमी लोग बच्चों को ही देखेगा, बच्चे लोग को अटेंशन चाहिए। कभी कभी देखना, अगर बच्चे घर में बच्चे रहता है और सभी अपने काम में जुड़े हुए रहता है, तो अचानक से बच्चा रोना चालू कर देता है। हमको किसी को पता नहीं वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसको लगता है बच्चों, दे आर थिंकिंग दे आर नेग्लेक्टेड, दैट्स व्हाई दे वांट द अटेंशन। तो गिल्लू भी ऐसे ही अटेंशन चाहिए था गिल्लू को, इसीलिए लेखिका जब लिखने के लिए बैठती थी, लेखिका को अटेंशन लेने के लिए वो क्या करती थी, वो जाके लेखिका के सामने आ जाती थी। आने के बाद क्या करती थी, वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए
ना उठती। तो क्या करती थी वो लेखिका जब डेस्क के ऊपर लिखने के लिए बैठती थी, गिल्लू अचानक से उसके सामने आ जाती थी। आ जाने के बाद गिल्लू उसका अटेंशन क्रिएट करने के लिए लेखिका के पैर के सामने आकर सर से पर्दा पर चढ़ जाती थी। सर मतलब बहुत तेजी से, सर मतलब सिर नहीं, सिर को आप लोग नहीं सोचते ये सिर के बारे में बोल रही हूँ, सिर मीन्स हेड, सर मतलब बहुत तेजी से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता। पर्दा मतलब जो कर्टन होता है, जो कर्टन हम लोग विंडो में वॉल फिर डोर में हैंग करके रखते हैं, उस कर्टन के ऊपर चढ़ जाता था और उसके बाद क्या होता, उसी तेजी से ऊपर से भागते फिर नीचे आ जाता था। तो अगर आपके सामने कोई ऊपर नीचे बहुत तेजी से करेगा तो आप क्या करोगे, आपका काम छोड़कर आप उसी को देखोगे। तो लेखिका भी वही करती थी। बेचारा गिल्लू आके उसके पैर के सामने आके बैठते रहती थी और जब वो लिखना चालू करती थी, गिल्लू क्या करती थी, कर्टन के ऊपर सर से, सर मतलब बहुत तेजी से, अगेन आई रिपीट द लाइन, सर मतलब सिर नहीं, सर मतलब बहुत तेजी से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था और उसी तेजी से फिर पर्दे के नीचे आ जाता था। उसका ये उतरने का काम तब तक चलता जब तक लेखिका अपना काम छोड़कर उसको नहीं पकड़ते थे। ऐसा नहीं कि एक बार करके वो छोड़ देता था, ऐसा नहीं करता था, वो कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग द सेम वर्क, कंटिन्यूअसली वो ऊपर जाता था, तेजी से ऊपर उठता था, फिर तेजी से नीचे आता था। कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग द सेम वर्क जब तक लेखिका ने उसको पकड़ने के लिए अपना सारा काम छोड़कर उसको जाके नहीं पकड़ता था, तब तक वो ये सही काम करता रहता था। तो सबको पता चल रहा है इतना तक सुनने के बाद, जो लेखिका गिल्लू को कितना प्यार करता था और गिल्लू भी लेखिका को कितना प्यार करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका को उसका काम करना है ना, क्योंकि वो अगर कहानी लिखना बंद कर देगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो उसका काम है, उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन गिल्लू वाज डूइंग कंटिन्यूअसली सेम वर्क। तो लेखिका क्या करती थी, कभी कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबा लिफाफे मतलब पेपर का, जस्ट यू जस्ट थिंक यू टेक वन न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को लेके आप ऐसा रोल कर लो। अदरवाइज यू सी द पेपर बैग, जैसे हम लोग बिग मार्केट मॉल में जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो दे गिव अस अ पेपर बैग, वैसे ही लिफाफे, पेपर का जो लिफाफे होता है उसी को लिफाफे बोलते हैं। तो उस लिफाफे के अंदर जस्ट यू टेक अ लिफाफे मतलब यू टेक अ पेपर बैग और पेपर बैग के लेकर गिल्लू को उसके अंदर घुसा देता था। और गिल्लू क्या करता, बेचारा गिल्लू का पूरा बॉडी उस पेपर बैग के अंदर रहता था, ओनली उसका जो हेड और उसका जो छोटा छोटा 2 हाथ था वही दोनों लिफाफे के बाहर रहता था। तो ऐसे रखने से क्या होता है, ऐसे रखने से गिल्लू बाहर नहीं आ सकते थे और लेखिका को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे लिखने के लिए। इसीलिए कभी कभी लेखिका उसका काम खत्म करने के लिए गिल्लू को लेकर एक लिफाफे के अंदर रख देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ लेखिका उसको लिफाफे के अंदर घुसा दिया लेकिन वो बाहर आके फिर दौड़ना चालू कर देता था, नहीं होता था। कैसे, क्योंकि लेखिका उसको अंदर घुसा के घंटों तक अपना काम करते थे और गिल्लू भी घंटों तक लिफाफे के अंदर अंदर रहकर सिर्फ उसका जो हेड होता है वो बाहर करके उसका चमकीली आंखों से, ब्राइट आंख से इधर उधर देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। वैसे ही घंटों तक वो लिफाफे के अंदर वैसे ही बंद रहता था। जब उसको भूख लगता था, when he was feeling hungry, that time he was start shouting। कैसे चिल्लाते थे, चिक चिक करके साउंड करके चिल्लाते थे। जैसे हम लोग को भूख लगने से हम लोग मम्मी को बोलते खाना दे दो भूख लग गया, खाना दे दो भूख लग गया, वैसे ही गिल्लू भी चिल्लाना चालू कर देते थे। कैसे चिल्लाते थे, चिक चिक साउंड करके चिल्लाते थे। और लेखिका उसको क्या खाने के लिए देते थे, लेखिका उसको खाने के लिए बिस्किट या काजू देते थे। काजू मतलब कैश्यू या बिस्किट देते थे, क्योंकि गिल्लू का प्रिय खाद्य, उसका फेवरेट फूड काजू था। तो लेखिका जब गिल्लू को काजू और बिस्किट खाने के लिए देता था तब वो लिफाफे के अंदर ही रहते थे, वो बाहर नहीं आता था, लिफाफे के अंदर ही रहता था और उसका जो छोटा छोटा हाथ है उस हाथ से बिस्किट या काजू को पकड़कर लिफाफे के अंदर ही वो खाता था। खाने के लिए बाहर भी नहीं आता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत मीन्स
स्प्रिंग सीजन, जनरली सीजन वाइज हम लोग अगर बोलेंगे तो इट इज द स्प्रिंग सीजन। लेकिन जीवन का बसंत मतलब, जैसे हम लोग पहले क्या होता थे, दैट व्हेन वी वाज इन 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, हम लोग छोटे बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आना चालू करते थे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारा एज ज्यादा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो बॉडी का चेंजेस भी आता है, तो इसी को वसंत बोलते हैं। मतलब बॉडी के साथ साथ हम लोग का एज भी बढ़ जाता है, थोड़ा थिंकिंग भी चेंज हो जाता है, क्योंकि 5th 7th का बच्चे लोग क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं, लेकिन 10th का बच्चे कभी कार्टून नहीं देखते, वो लोग जनरली वो लोग मूवी देखते हैं, क्योंकि उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है। वैसे ही जीवन का वसंत मतलब जीवन में बहुत सारा छोटा छोटा चेंजेस आना चालू हो जाता है, वैसे ही गिल्लू का जीवन में भी चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आ गया? बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। छोटे बच्चे घर से नहीं निकलते, घर में ही रहते, लेकिन बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उसका बहुत फ्रेंड हो जाता है, वो लोग भी बाहर जाके फ्रेंड के साथ खेलते हैं, तो गिल्लू का भी ऐसा हालत है। गिल्लू जितना दिन तक छोटा था घर के अंदर बंद रह के घर में ही वो खेलता था, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बाहर वो जिस घर में रहते थे उस घर के बाहर और भी बहुत सारे गिलहरियां थे, तो वो गिलहरियां एक साथ आकर गिल्लू को सामने खड़ा होकर चिक चिक करके चिल्लाते थे और उसी के लैंग्वेज में कुछ बोलते थे। और लेखिका को लगने लगा कि उसका साउंड सुनने के बाद गिल्लू भी बाहर जाके उन लोगों के साथ खेलना चाहते हैं, इसीलिए लेखिका गिल्लू को फ्री कर दिया। कैसा फ्री किया, यही हम बोलेंगे अभी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करने का आवश्यक है। मतलब गिल्लू को लेखिका ने देखती थी, जब गिल्लू के बाहर खिड़की के बाहर जब दूसरे गिलहरी लोग आके गिल्लू को कुछ बोलती है, तो गिल्लू भी बाहर जाके उसके साथ खेलना चाहता है और गिल्लू भी गिलहरी को बात सुनने के लिए खिड़की के ऊपर बैठे रहते थे। तो लेखिका को लगा कि शायद गिल्लू को भी बाहर जाने का मन हो रहा है, तो अभी उसे मुझे मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। कीले निकलकर मतलब अभी जो खिड़कियां होते हैं, अभी जो विंडोज होते हैं, वो विंडोज तो रेलिंग से बना हुआ होता है, वो विंडोज डिफरेंट काइंड होता है, लेकिन पुराने वाला घर में, जैसे आई डोंट नो यू सी और नॉट, जो पुराना वाला जब घर होता है वो विंडो का फ्रेम होता है वुडन फ्रेम होता है, और फ्रेम के ऊपर ऐसे ऐसे लंबा लंबा करके जो लोहे का रॉड होता है, वो लोहे का रॉड लगा हुआ रहता है। तो लेखिका ने क्या किया, उस एक लोहे के रॉड को निकल दिया। जब लेखिका ने लोहे को रॉड को निकल दिया तो उधर स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया, तो स्पेस ज्यादा हो जाने के लिए गिल्लू इजीली उस जाली झूले से निकलकर बाहर जा सकते थे और दिन भर बाहर के गिलहरियों के साथ खेलने के बाद फिर उसी स्पेस से अंदर आकर अपने जो घर उसके लिए जो बना है वो घर था, उस घर में जाकर सो जाते थे। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या भी थे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड को नेता बना हर डाल पर उछलता कुदलता रहता था और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो लेखिका को जब लगा कि गिल्लू को भी बाहर जाना चाहिए, गिल्लू को भी मन हो रहा है बाहर जाके दूसरे गिलहरी के साथ खेलने के, तो लेखिका ने उसको जाने के लिए रास्ता बना दिया। कैसा रास्ता बनाया, मैंने बोला खिड़की के एक रॉड उतरकर स्पेस ज्यादा कर दिया, उस ज्यादा स्पेस से गिल्लू इजीली बाहर जाते थे, दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ घूमते फिरते रहते थे, खेलते रहते थे और जब 4 बज जाता था, शाम के 4 बजे, वो अपने घर आके अपने झूले में उठ के सो जाता था। तो आज के लिए पार्ट 1 का इतना था कि क्लास ठीक